हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है एजुकेशन और चर्चा के नए सीरीज में। आज हमारे साथ हैं मयंक सर, जो प्रण आईएएस के डायरेक्टर हैं कम फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री हैं। तो मैं आपसे बात कराना चाहूँगा और उनसे, वो मेरे लिए तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा परिचय होगा। सर। जी नमस्कार अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ जुड़ा हूं दोस्तों। लगातार कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से मैं दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में और वहां पे ज्ञानवाड़ एकेडमी के साथ साथ इजी क्लासेस और ध्येय आईएएस के साथ साथ अभी वर्तमान में मैंने प्रण आईएएस की स्थापना की है लखनऊ में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। सर, मैं जानना चाहेंगे कि बच्चों का जो प्रिपरेशन होता है +2 के बाद किस तरह से किया जाए। चूँकि आप यूपीएससी के फैकल्टी हैं हिस्ट्री के, तो थोड़ा इस बारे में गाइड किया जाए सर। देखिए, बहुत जरूरी है ये समझना कि आपने अपना लक्ष्य क्या तय रखा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रारंभिक स्थिति से ही आप अपने जो बेसिक आपका 10वीं और 12वीं होता है, अगर वहां से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आपके लिए आगे का जो समय है, दौर है, वो काफी आसान हो जाता है। आईएएस की तैयारी करने के लिए जैसे कि हम लोग गाइड करते हैं कि आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, और इसी बीच में हम देखते हैं कि अगर जो बच्चा शुरू प्रारंभिक स्थिति से ही अपनी तैयारी को फोकस करता है या उसे गाइडेंस मिलता है, तो वहां वो अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू कर सकता है, जिससे उसे आगे चल करके बहुत ही आसान तरीके से अपने प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि प्रीलिम्स में देखें, यूपीएससी के अगर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम उसका आधार देखें तो वो एनसीईआरटी से लिया जाता है। फिर अगर हम मेंस को देखते हैं तो उनकी जो शब्दावलियां होती हैं, उनके जो सेंटेंस होते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ही प्योर वर्डिंग से डिफाइन किए जाते हैं। तो एनसीईआरटी में उनका हम सम्मिलन देखते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 12वीं से अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वहां हमें आधार मिल जाता है, बहुत बड़ा आधार मिल जाता है, और आगे की पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। जैसा कि रिजल्ट अगर आप फिलहाल कुछ वर्षों में देखेंगे तो बहुत ही कम उम्र के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, अंडर 25 ईयर में, और अंडर 100 रैंक में वो अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है, अगर आप अपना बेसिक एजुकेशन फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ सिविल सर्विसेज अगर आफ्टर 12 आप करते हैं तो। बताइए अमित जी। चूँकि सर आप हिस्ट्री के फैकल्टी हैं, मैं जानना चाहूँगा कि जो बच्चे हिस्ट्री के लिए अपना ऑप्शनल रखना चाहते हैं, उनके लिए आंसर राइटिंग और उसका कैसे प्रिपरेशन किया जाए, उस बारे में थोड़ा सर बताइए। देखिए, इतिहास विषय बहुत ही रुचिकर विषय है, और जहां तक मेरा मानना है, इतिहास जो है वो आपके जीवन का आधार तय करता है। सिविल सर्विसेज में जो लोग प्रतियोगी हैं या जो लोग सफल हो जाते हैं, उन दोनों के लिए स्वयं का इतिहास जानना, अपने देश का इतिहास जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म, हमारी विविधता, उन सभी का जो आधार होता है वो हमारे इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास है, जो मानवीय विकास है, वो इतिहास विषय से जुड़ा होता है। इतिहास विषय जहां आपको सामान्य धर्म, परंपरा, रीति रिवाज की जानकारी देता है, वहीं आपके जीवन में स्थिरता भी लाता है, बहुत सारी मानवीय मूल्य पैदा करता है, बहुत सारी चीजों का आधार तय करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास विषय, और रुचिकर है क्योंकि पे डिपेंड होता है, कहानी पे है, क्योंकि हमारे पूर्व में जो भी घटनाएं हो चुकी होती रहती है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इतिहास विषय आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। जहाँ रही राइटिंग की बात, जहाँ रही इसके ऑप्शनल की बात, तो आप देखिए, अगर आप जीएस पेपर फर्स्ट आप देखते हैं तो वहां पे भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लगभग 125 नंबर के प्रश्न पेपर फर्स्ट में आते हैं, मेंस में, यूपीएससी मेंस में, और वहीं ऑप्शनल में 500 नंबर जो निर्धारित करता है, वो आपका बहुत बड़ा अंक आपको दिला सकता है ऑप्शन में। क्योंकि आप देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें नंबर पाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उससे कहीं न कहीं आप सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य जीवन शैली की भाषा में उन पात्रों के बारे में आप सुनते रहते हैं, और उनकी कहानियों के बारे में, उनके जो भी क्रिया प्रणाली है या ऐतिहासिक गतिविधियां हैं, उनके बारे में आप जानते रहते हैं। तो बहुत जरूरी, बहुत आसान होता है इतिहास
से परीक्षा देना। तो अगर आप लगातार अपने लेखन का प्रयास करते हैं, सुव्यवस्थित शब्दों के साथ, है ना, अपने लेखन का अभ्यास करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है आपको यूपीएससी और अदर स्टेट पीएससी निकालना। तो इतिहास ऑप्शनल बहुत ही अंकदायी है, बहुत ही रुचिकर। सर एक चीज़ जी। और मैं ऐड करना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये सर, कि अगर जिन बच्चों के पास इकोनॉमिकल कंडीशन कम है, मतलब हालत ठीक नहीं है, तो क्या यह पॉसिबल है कि वो सेल्फ स्टडी से और अपने घर पे और जितने भी यूट्यूब में कंटेंट अवेलेबल है उससे कंपाइल नोट्स बनाकर अपने आप को प्रिपेयर करना, यह क्या पॉसिबल है? मेरा मानना है कि लगन हर काम को आसान बना देती है और भक्ति पाषाण को भगवान बना देती है। जब आप में अपने लक्ष्य पाने की जिजीविषा होगी, तो आप किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। कोचिंग एक मार्गदर्शन का आधार होती है। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि कोचिंग लेने के माध्यम से, कोचिंग करने के माध्यम के बाद ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आप कितना किसी विषय वस्तु को समझते हैं, आपके अंदर बौद्धिक क्षमता कितनी है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूँ कि मार्गदर्शन आपकी परीक्षा की कठिनाइयों को कम कर देता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कोचिंग अंतिम साधन नहीं है, बल्कि एक संसाधन मात्र है, एक साधन मात्र है जो आपकी उस कठिन परीक्षा पद्धति को आसान बना सकता है। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, इसमें अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल नहीं है। आप देखते होंगे कि निम्न मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के बहुत सारे छात्र हर बार अपने रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं। उसमें बहुत ज्यादा आपको अर्थव्यवस्था का योगदान नहीं रहता। कुछ सीमित किताबों को कई बार अध्ययन करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने अपनी कोचिंग में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है। सिर्फ 500 रुपए आपको मंथली पेड करना होता है और आपको 1 महीने का आंसर राइटिंग मिलता है, जिसमें प्रतिदिन 2 से 5 क्वेश्चंस आपको आंसर राइटिंग करने के लिए दिए जाते हैं। उसमें मॉडल आंसर भी हम प्रोवाइड करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मॉडल आंसर प्रोवाइड करते हैं। आप उसका उत्तर को लिख करके आप हम तक भेज सकते हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस की बात हो, चाहे यूपी पीसीएस की बात हो, चाहे यूपीएससी की बात हो। आप अपने हमें उत्तर लेखन भेज सकते हैं और हम उस पे उसकी जांच कर आपको उसमें आपकी गलतियों को उसको आपको सूचित करते हैं, जिससे आपके अंदर लगातार सुधार की संभावना देखी जाती है। तो अर्थव्यवस्था कोई विशेष इसमें रोल अदा नहीं करता। आपकी महत्वाकांक्षा, आपका जो सकारात्मक विचार है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इस परीक्षा की तैयारी के लिए। जी सर अगर इसका पर्सनल नोट्स बनाने का सोचा जाए तो उस किस तरह से हम लोग नोट्स का मतलब पहले कंपाइलेशन करेंगे? लगातार अध्ययन करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका, रीड, रिपीट एंड रिवाइज। जब तक आप किसी एक टॉपिक को रीड, रिपीट और रिवाइज नहीं कर लेते हैं, तब तक आप उसे बहुत महत्वपूर्ण नोट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते किसी टॉपिक को। हमारी गलती क्या होती है कि हम किसी न किसी नोट्स को फॉलो करते हैं, या तो हम जैसे पढ़ना शुरू करते हैं वैसे तुरंत नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत पद्धति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने जो टॉपिक के नोट्स है उसे एक से अधिक बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद फिर धीरे-धीरे आपको समझ जब आपकी डेवलप हो जाए, जब आप उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने लगे, तो धीरे-धीरे क्रमिक रूप से आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए। तो नोट्स बनाने की पद्धति होती है जिसमें आप पहले अध्ययन करें, आप उसे समझें, जब उसे आप समझ लेते हैं तब आप उसे नोट्स बनाने की प्रक्रिया में अपने आप को ले जाने की कोशिश करें। पहले चरण में नहीं, कम से कम आपको 2 चरण अध्ययन करना पड़ता है। तृतीय चरण में आपको अपना नोट्स बनाना होता है। हाँ, कुछ टॉपर्स के नोट्स, कुछ कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट्स आप अपना मानक बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टीचर किस क्रम में लिखवा रहा है, या स्टूडेंट ने किस जो टॉपर स्टूडेंट है जो लगातार सफल हो रहे हैं, वो कैसे अपने नोट्स बनाते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। लेकिन अंततः पढ़ना और लिखना और नोट्स बनाना आपको अपने शब्दों में ही होता है। तो कोशिश अपनी बौद्धिक क्षमता पे करें, न कि किसी को हूबहू नकल करके। जी। और सर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे जाते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनमें भाषा का एक कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है कि अगर हिंदी मीडियम में तैयारी करें कि इंग्लिश मीडियम में, इस पे आपका क्या विचार होगा? देखिए, आज ये मैं मानता हूँ ये कौतूहल का विषय है, काफ़ी चर्चाओं में रहता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मानक में सफलता का बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो एक प्रशिक्षक होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, फिलहाल। अंतर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मैं इस बात से समर्थन भी करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका विषय बहुत ही मजबूती से तैयार होता है और आपका अपनी शब्द पे अच्छी पकड़ होती है, अपनी भाषा पे अच्छी पकड़ होती है, तो भाषा किसी भी माध्यम में
बेहतर अंक देने का कार्य करती है। जैसे लगातार आप देख लीजिए, कल ही यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया, मेरे बहुत सारे छात्र उसमें एसडीएम के पद पे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं उसमें। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग पहले से जान रहे होते हैं कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस लड़के का लेखन बहुत बेहतर है, इसने बहुत टू द पॉइंट लिखा है। तो पहले तो अपने में सुधार करने की बात है, ठीक है ना, अपने में बेहतर सुधार करने की बात है। बनावटीपन, दिखावटीपन, दिखावा करके आप अपने ऑप्शन, अपने माध्यम को बदल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने से मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा या हिंदी मीडियम में पढ़ने से मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले होता क्या था कि आपको जो अभी मानक रूप में दिखाई दे रहा है, पहले ये होता था कि आज से 10 साल पहले हिंदी और इंग्लिश मीडियम के ही दो तरीके के छात्र दिखाई देते थे कंपटीशन में। लेकिन अभी हाल फिलहाल में लगभग 2015 के बाद से भारतीय 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भाषाएं हैं, ठीक है, उन सभी भाषाओं से यूपीएससी में रिजल्ट आता रहा है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट का औसत जो है वो कम हो रहा है। आप अच्छी तरीके से भी जान रहे हैं कि जो कॉन्वेंट स्कूल या जो अभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंतर्गत हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनका औसत बढ़ा है और उनके पढ़ने के संसाधन बहुत अच्छे होते हैं। और कहा जाता है उनका जो लेखन होता है या उनकी शब्दावलियां जो होती है, जो टू द पॉइंट होती है, टू द पॉइंट वो अपना लेखन करते हैं। तो जरूरी बात है कि आप किस आधार पे अपना लेखन करते हैं, किस आधार पे अपना अध्ययन करते हैं। ये माध्यम, मैं कहूंगा कि कोई भी विषय, कोई भी भाषा कमजोर नहीं है ना, और भाषा के माध्यम से आप कमजोर नहीं है। इसलिए अपनी भाषा को अपना सशक्त होने का माध्यम बनाइए। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, अगर आप राष्ट्रभाषा में लिखते हैं तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं, बताएं। सर एक लास्ट है मेरा क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग बच्चों के लिए आपके पास काफ़ी अनुभव है, आप गुजरात भी पढ़ाए हुए हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर में, साथ में साथ आप लखनऊ में आपका कोचिंग संस्थान है। तो आप इतने एक्सपीरियंस्ड होने के साथ सर, आप बच्चों के लिए लास्ट में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से उनका मतलब सिलेक्शन ज़्यादा चांसेज हो? सबसे बड़ी बात है कि मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, अगर आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो जब तक लेखन नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं। अगर आप लिखते नहीं हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बौद्धिक क्षमता का विस्तार अपने दिमाग के स्तर पर कितना भी आप कर लीजिए, लेकिन जब तक आप लेखन के रूप में अपना प्रेजेंटेशन शब्दों के माध्यम से नहीं रखते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अंततः आपका जो सफल होने का जो अंक निर्धारित होता है वो होता है मेंस के मार्क्स से। तो मेरा आप सभी को यही कहना है कि जितना आप पढ़ते हैं उससे कई गुना लिखने का अभ्यास करें। किसी एक ही प्रश्न को 10 तरीके से लिखने का अभ्यास करिए, शायद आप बहुत आसानी से अपनी सफलता प्राप्त कर ले जाएंगे। क्योंकि लगातार अंतिम चरण में जब आप सफल होते हैं तो उसमें मेंस का मार्क्स जो होता है, आपके मुख्य परीक्षा का जो नंबर होता है, वो निर्धारित करता है कि आप किस रैंक पर स्थापित होंगे। इंटरव्यू में लगभग एक समानुपातिक नंबर मिल जाता है, लगभग बहुत अंतर नहीं होता है। जो लास्ट रैंक होता है और जो टॉप रैंकर होता है उसमें बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन मेंस का नंबर बहुत बड़ा रोल अदा करता है लेखन में, आपकी सफलता में। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि लिखने पढ़ने से कई ज्यादा आप लिखने का अभ्यास करें। क्योंकि आप देख रहे होंगे, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे अदर स्टेट की परीक्षा हो, कहीं 100% अंक पे रिजल्ट नहीं बनता है। हर जगह पे 50%, 60% के बीच का अंक होता है। मैं यही कहूँ तो 50 से 55% के बीच में ही टॉपर्स के रैंक आते हैं हमेशा। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा, इतना बड़ा पद और 55%, जिसे हम सेकंड डिवीजन मार्क्स बोलते हैं, ठीक है ना, उस पे टॉपर्स खड़ा हो जाता है और हमारा आदर्श बन जाता है। कहीं ना कहीं ये आपके अभ्यास का प्रतिफल होता है, आप कितना अभ्यास कर रहे होते हैं। इसमें कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होता है, कोई टॉपर्स नहीं सिलेक्शन होने का दावा कर सकता है। सिलेक्शन वही करता है, सिलेक्शन वही प्राप्त करता है जो लगातार अभ्यास करता है। तो अभ्यासम विषम विद्या, आप अभ्यास करते रहिए, वरना जो विद्या आपको आती है वो भी आपके लिए विषम हो जाएगी। तो शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी लगातार निरंतर अपने अभ्यास को करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वयं पे विश्वास रखिए। और जब भी आप कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो आप मेरे इंस्टीट्यूट प्रण आईएएस से जुड़ जाइए। मेरा नंबर है 9999450803। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, 4 टाइम 9 450 803।
तो आप सभी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी लगातार आपकी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगा और आप सभी का मार्गदर्शन करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभेच्छा आपके नए प्रयास के लिए, नए चैनल के लिए। आप लगातार प्रयास करते रहिए, अनुभवी व्यक्ति हैं, बढ़िया काम करते हैं। आपको मेरी शुभेच्छा और शुभ आशीर्वाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने दिनचर्या से ये समय निकालने के लिए। और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, अगर उचित लगता है तो सर के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।